हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस और आपके साथ मैं हूं शाहबाज। इस वक्त हम मौजूद है डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के नजीबाबाद शहर में और नजीबाबाद शहर की पहचान जो है अब एक ऐसा शख्स बनते जा रही है जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, क्योंकि हाल ही के अंदर एक पार्टी का ऑफिस ओपन हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम कैंप कार्यालय, और ये नजीबाबाद का इलाका है। और यहाँ पर जो है इस कैंप कार्यालय का उद्घाटन किया गया है अभी हाल ही के अंदर। लेकिन आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम जो कि सांसद है नगीने से, खास तौर पर अगर हम बात करें तो चंद्रशेखर एडवोकेट की, वो यहाँ के जो है एक तरीके से अध्यक्ष भी है आज़ाद समाज पार्टी के और नगीना से सांसद भी है। उनका जो कार्यकाल है वो अभी लोकसभा के अंदर, क्योंकि अपनी बातें रखते हैं, कई सारे मुद्दे उठाते हैं, आवाम के जनता के मुद्दे उठाते हैं, लेकिन इन सब के बीच सवाल जहन में ही आता है कि आखिर क्या जरूरत आन पड़ी है कि आज़ाद समाज पार्टी की स्थापना की गई। क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमने देखा है कि एक तरफ समाजवादी पार्टी है, दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी हुआ करती थी, हालांकि अभी भी है लेकिन उतना वर्चस्व नहीं दिख रहा, और बीजेपी अभी सत्ता में है। तो ऐसे में आज़ाद समाज पार्टी सत्ता में अगर आई है, या फिर उनका जो सांसद है वो इस वक्त लोकसभा में है, और ये पार्टी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी है, इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए आज हम पहुंचे हैं आज़ाद समाज पार्टी के कार्यालय में। और यहाँ पर आकर जो है ऐसी शख्सियत से मुलाकात करने वाले हैं जो हमको ये बताएंगे कि आखिर उनका क्या मोटिव है, उनका टारगेट क्या है, विजन क्या है, इन तमाम चीज़ों को समझेंगे। तो आइए आपको ले चलते हैं उनके इस दफ्तर में। तो इस वक्त हम आज़ाद समाज पार्टी के कैंप कार्यालय में पहुंच चुके हैं और आपको सीधे ले चलते हैं कि यहाँ पर ये देखिएगा एक मीटिंग कक्ष है, दूसरी तरफ ये कंप्यूटर रूम है। आज़ाद समाज पार्टी के जो ये बैनर्स हैं वो लगे हुए हैं। कैंप कार्यालय आज़ाद समाज पार्टी, एक तरफ खुर्शीद मंसूरी साहब है जो कि चेयरमैन है सहारनपुर के और प्रभारी है मुरादाबाद मंडल के, दूसरी तरफ सांसद भी हैं और आज़ाद समाज पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनकी तस्वीर लगी हुई है। आइए आपको अंदर लिए चलते हैं और देखते हैं कि अंदर कौन कौन मौजूद हैं और क्या कुछ चल रहा है। आइए। क्या हाल है? और कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छा ये ऑफिस बना है जी, शुक्रिया भाई। और मैं ये देख रहा था, ज़रा देखिए इधर महात्मा गांधी की पिक्चर है, तस्वीर है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की है, माननीय कांशीराम जी की है, और उन्हें APJ अब्दुल कलाम साहब की तस्वीर है। तो तस्वीर जो है बहुत कुछ बयां करती है। अब आपको थोड़ा सा चीज़ें दिखाएंगे हम यहाँ पर जब हम पहुँचे हैं। तो आप देखिए कि ये आज़ाद समाज पार्टी का जो एक सिंबल है, जो लोगो है, वो केतली रखी हुई है, और ये बताने के लिए काफ़ी है कि पूरे तरीके से आज़ाद समाज पार्टी इस वक्त अपने ऐसे रंग में नज़र आ रही है कि आने वाले जो चुनाव होंगे या फिर आने वाला जो वक्त होगा वो आज़ाद समाज पार्टी का होगा। ऐसे में हम आज खुर्शीद मंसूरी साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे का विज़न क्या है, कैंप कार्यालय बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ गई है, और साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि जहां उत्तर प्रदेश के अंदर कई सारी पार्टियां हैं लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर जो है आज़ाद समाज पार्टी अपना वजूद कैसे इन सब के बीच में तलाश रही है। आइए उनसे रूबरू करते हैं और बात करते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है माननीय चेयरमैन साहब सहारनपुर खुर्शीद मंसूरी साहब। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। शुक्रिया। और ख़ास तौर पर जब हम बात करते हैं किसी ऐसी पार्टी की जो कि नई वजूद में जब आती है तो उसका एक तरीके से बैकग्राउंड जानना ज़रूरी होता है। और क्योंकि हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, जैसे कि समाजवादी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, इसके अलावा जो क्षेत्रीय पार्टी है, चाहे उसमें सुहेलदेव पार्टी हो गई या फिर अलग अलग जो छोटी पार्टियां हैं, लेकिन उनका सबका अपना अपना अस्तित्व है। मैं पॉलिटिक्स के बारे में बाद में बात करूंगा, सियासत के बारे में बाद में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले हम शुरुआत करेंगे ऐसे मुद्दे की जो कि इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा में है, सरगर्मियों में है, और वो सरगर्मियाँ हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो एक तरीके से तनाव है, टेंशन है। मैं उसको युद्ध तो नहीं कहूँगा क्योंकि युद्ध का कोई आगाज़ नहीं है, कोई अंत नहीं है, और भारत हमेशा जो है अपने बचाव के लिए खड़ा रहा है, और भारतीय फ़ौज ने हमेशा जो है हमारी रक्षा की है सरहदों के ऊपर खड़े होकर। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज़ाद समाज पार्टी की ओर से या फिर खुर्शीद मंसूरी साहब की ओर से आपका क्या कहना है कि ये जो दोनों देशों के बीच में जो जंग चल रही है। मैं खुर्शीद मंसूरी, चेयरमैन नगर पंचायत सहारनपुर और आज़ाद समाज पार्टी से मुरादाबाद मंडल प्रभारी हूँ। तो जहाँ तक ये तनाव की बात है, देखिए पाकिस्तान का रवैया रहा है पहले से ही
कि वो आतंकियों को संरक्षण देता है, पनाह देता है, आतंकियों को ट्रेनिंग देता है, और उनके आतंकी भारत के अंदर चोरी छुपे से घुस करके और वो निर्दोष लोगों को निशाना बनाते हैं और भाग जाते हैं। तो अब पानी चूंकि सिर से ऊपर उतर चुका है। बिल्कुल। अभी हमारे जो पहलगांव जो अटैक किया है आतंकियों ने, हमारे 26 निर्दोष नागरिकों को उन्होंने मार दिया है। बिल्कुल। और कहीं हमारे बहनों के सिंदूर जो है उजाड़ दिए हैं उन्होंने। तो अब चूंकि पानी सिर से ऊपर उतर चुका है, तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत सरकार ने और हमारी भारत की सेना ने कड़ी कार्रवाई करने की ठान ली है। और अभी आपने देखा होगा कि अभी आतंकी जो उनका ठिकाना था उस पर अभी भारत ने अटैक भी किया है, भारत की सेना ने, जिसको तहस नहस कर दिया गया है और कई आतंकी उसमें मारे भी गए हैं। तो इसमें अब बर्दाश्त से बाहर बात हो रही है। तो अब भारत की जो सेना है हमारी, वो बिल्कुल कड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। और ऑपरेशन सिंदूर को जो लीड कर रही है वो सोफिया कुरैशी जी है, जिनको भी मैं सलाम करता हूँ कि वो कितनी बहादुरी से, और एक और हमारी बहन है दूसरी ब्योमकेश, लेफ्टिनेंट कॉमोडोर लेफ्टिनेंट, हाँ वो लेफ्टिनेंट जो है, वो दोनों बहनें मिल करके एक जोड़ी है एक तरह से। तो ये बात साबित करती है कि जो देश है हमारा, इसमें वो किसी भी धर्म के लोग हो एकजुट होकर के जो है पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए और उसको सबक सिखाने के लिए तैयार। बिल्कुल। ये जब पिक्चर आई थी तो जिस तरह से खुर्शीद मंसूरी साहब कह रहे हैं कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो इसमें ये बताने की कोशिश की है कि आपने अगर हमारे हिंदुस्तान की माताओं का, बहनों का सिंदूर उजाड़ा है तो आपको वही सिंदूर की ताकत आपको मुंह तोड़ जवाब देगी। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें दोनों ही हमारे देश की जो लेडी हैं उन्होंने ये बता दिया है कि जाकर कह देना उस पाकिस्तान से कि अगर हमारे सिंदूर को उजाड़ने की कोशिश करेगा तो उसको घर में घुसकर मारेंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। और यही भारतीय सेना ने किया है। लेकिन इन सब के बीच आज़ाद समाज पार्टी हमेशा से ही जो फौजी हैं उनके साथ में खड़ी रही है, जो देश के जवान हैं उनके साथ भी खड़ी रही है, और इसके अलावा जो अलग अलग मुद्दे हैं उनको भी संसद में उठाया है। अब इससे इतर हम क्षेत्रीय बातें कर लेते हैं ताकि ये भी पता चल जाए कि आज़ाद समाज पार्टी का वजूद माने का मकसद क्या है, आज़ाद समाज पार्टी किस तरह से ग्रो कर रही है, आज़ाद समाज पार्टी का विज़न क्या है। और सबसे अहम बात यह है कि जो नगीना से सांसद है और आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम के अध्यक्ष है चंद्रशेखर आज़ाद जी, उनका विज़न क्या है। तो इसको समझने के लिए हम खुर्शीद साहब से बात करेंगे। खुर्शीद साहब, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आपका ये नया जो ऑफिस है इसका उद्घाटन हुआ है और मैंने देखा था कि अभी हाल ही में जो माननीय सांसद महोदय यहाँ पर आए थे, क्या विज़न है चंद्रशेखर साहब का कि नजीबात की तरक्की, नगीने की तरक्की और पूरे लोकसभा क्षेत्र की तरक्की के लिए क्या रोड मैप लेकर चल रही है आपकी पार्टी? देखिए, आज़ाद समाज पार्टी जो है अभी 2022 में वजूद में आई है। जो 2022 में 2020 में आज़ाद समाज पार्टी का गठन हुआ है और अभी लगभग 5 साल हुए हैं। और 5 साल में ही आप देखिए, मैं समझता हूँ आज़ाद समाज पार्टी इतनी जल्दी ग्रोथ कर रही है, उतने लोगों का पूरे देश में समर्थन मिल रहा है कि मैं आपको बता दूं, देश का, भारत देश का कोई शहर ऐसा नहीं होगा, कोई ज़िला ऐसा नहीं होगा जहां आज़ाद समाज पार्टी का संगठन ना हो, जहां आज़ाद समाज पार्टी के भीम आर्मी के कार्यकर्ता ना हो। तो इतनी जल्दी एक मूवमेंट को आगे बढ़ा देना, वो अलग बात है कि अभी सीटें आ रही है या नहीं आ रही है, विधायक बनना है नहीं बनना है, लेकिन आज़ाद समाज पार्टी का जो संगठन है वो देश में अस्तित्व में आ चुका है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी, और जिस तरह से वो गरीब, मजलूम, कमजोरों की जो आवाज़ बन करके जो लड़ाई लड़ रहे हैं, सड़क से लेकर के संसद तक जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उससे लोग प्रभावित हो रहे हैं। क्योंकि आज तक सारी पार्टियों से जो है मैं समझता हूँ धोखा मिला है। ठीक है, क्योंकि आवाम जो है, जनता जो है, चाहे वो मुस्लिम हो, दलित हो, पिछड़ा हो, ठीक है, वो विश्वास कर लेते हैं। बिल्कुल, ठीक है, बड़ी आसानी से विश्वास कर लेते हैं, यार चलो यहाँ से तो कुछ हमारा इस पार्टी से भला हुआ नहीं है, ये पार्टी आई है कि भाई चलो इससे कुछ भला हो जाए। आपने देखा होगा कि बीएसपी का जो गठन है, बहुजन समाज पार्टी का गठन 84 में हुआ, ठीक है, और समाजवादी पार्टी का गठन 92 में हुआ, और भाजपा का जो गठन हुआ है, स्थापना हुई, वो 1980 में हुई है। ठीक है, 1980 में स्थापना के बाद जो पहला चुनाव लोकसभा का भाजपा लड़ी है, तो केवल 2 सांसद थे।
ठीक है, पूरे देश में 2 सांसद आए थे। तो लोग ये कह रहे थे कि यार ये पार्टी कहाँ उरूज में आएगी, कहाँ आगे बढ़ जाएगी। और आज आप देखिए आज भाजपा कहाँ है, देश की पूरे देश में दुनिया भाजपा ही दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन दुनिया गई की है। सबसे बड़ी पार्टी हाँ। आज भाजपा है। तो इसलिए जो है किसी पार्टी को छोटा ना समझा जाए, क्यों आने वाला जो फ्यूचर है वो मैं समझता हूँ आज़ाद समाज पार्टी का है। इसी तरह से मैं बहन जी की बात करूँ तो 84 के बाद जो है वो भी आगे बढ़ी है। उन्होंने भी 4 बार जो है प्रदेश की सीएम रही हैं, 4 बार सरकार बनाई है प्रदेश के अंदर, यूपी के अंदर। तो अब लेकिन चूंकि अब जो लोगों की जो भावनाएं थी और जो लोगों की उम्मीदें थी, जिस वजह से लोगों ने उनको सपोर्ट किया, वोट किया, दलित मुस्लिम पिछड़ा सब ने उनको एकजुट होकर के वोट किया, तो उस हिसाब से बहन जी जो है अपने मिशन से भटक गई है। और जहाँ तक बाबा साहब का जो संविधान है उसको उन्होंने जो है ना एक तरह से लागू नहीं करवाया है। और जो हमारे दलित पिछड़े मुस्लिम और जिसको लेकर के, जिनका नारा लेकर के वो आगे बढ़ी थी, उन्हीं के साथ शोषण हुआ। ठीक है, ये तो बात हो गई कि पिछड़ों के मसीहा, दलितों का मसीहा हर कोई बनने की कोशिश करता है। और बहन कुमारी मायावती के बारे में उन्होंने जिक्र किया कि वो 4 बार जो है एक तरीके से मुख्यमंत्री रही है, उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाली है। लेकिन अभी आपने कहा है कि जो माननीय चंद्रशेखर साहब है वो सड़क से लेकर सदन तक जनता की आवाज़ उठाते हैं, और उस आवाज़ को हमने सुना भी है। जब मैं पार्लियामेंट कवर करता था तो उस दौरान हमने देखा है पार्लियामेंट के अंदर कि उन्होंने अपने क्षेत्र नगीना की लोकसभा सीट के तमाम मुद्दे उठाए हैं। फिर चाहे आप छोटे से छोटे की देख लें, आप जलालाबाद क्रॉसिंग की बात कर ली जाए, नजीबाद की बात कर ली जाए, सिहारा की बात कर ली जाए, कहाँ पर स्टॉपेज नहीं हो रहा है, माननीय जो रेल मंत्री है उनके सामने उन्होंने मुद्दे उठाए थे। तो एक नेता जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है और संसद तक पहुंचा हुआ है, विजन तो क्लियर नजर आ रहा है कि भाई जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उनको संसद तक पहुंचाना है, तभी जाकर काम होंगे। ऐसा क्या हुआ है कि पिछले, अगर मैं मोटा मोटे तौर पर 20 सालों की बात ले लूँ या 25 सालों की बात ले लूँ, इन पिछले 25 सालों के अंदर क्यों नगीना क्षेत्र तरक्की नहीं कर पाया? क्या किसी राजनीति का शिकार हुआ है? देखिए वही बात मैंने जो भी दोहराई है कि जो लोगों की उम्मीदें थी, ठीक है, लोगों ने देखिए हर 5 साल बाद सांसद बनता है लोकसभा में, ठीक है, और विधानसभा में हर 5 साल बाद जो है विधायक चुना जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ लोगों को जो है ना धर्म के नाम पे बांट करके वोट लिए गए हैं, ठीक है, धर्म के नाम पे बांट करके वोट लिए हैं। मुस्लिम को भाजपा से डरा करके वोट लिए गए हैं, ठीक है। और इसी तरह से जो हमारे दलित भाई है उनको भी जो है एक तरह से ठगी का शिकार उनको भी बनाया गया है, उनको भी राजनीति का शिकार बना के उनसे वोट लिए गए, सांसद बने, विधायक बने, उसके बाद 5 साल गए, ठीक है। 5 साल उनका ये पता नहीं है कब आए और कब चले गए, ठीक है। सांसद क्या होता है आम लोग जान ही नहीं पाए, सही बात, सांसद की शक्ल कैसी है वो देख ही नहीं पाए। तो इसलिए जो है हमारा जो नगीना लोकसभा क्षेत्र है और हमारी जो विधानसभा है, इसलिए जो है ना पिछड़ा रह गया है। क्योंकि यहाँ अगर कोई IIT की बात करे, कोई IT कॉलेज की बात करे, मेडिकल कॉलेज की बात करे, और यहाँ कोई अच्छे अस्पताल की बात करें, तो यहाँ उसके नाम पे कुछ नहीं है, जीरो है, केवल लोगों को ठगने का काम किया गया है, एक दूसरे की जी। और मैं माननीय सांसद जी की अगर बात करूँ, चंद्रशेखर आजाद जी की, अभी उनको 1 साल हुआ है, हाँ जी, सांसद बने हुए। और आप देखिए, लेकिन नजीबाबाद का नाम अब आपने कभी इतने सांसद आए पार्लियामेंट में नहीं सुना होगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब ये देखिए नजीबाबाद को लेकर के, चाहे वो ओवरब्रिज का मामला हो, फुट ओवरब्रिज जो है मालगोदाम पे, उसका मामला रहा हो, जलालाबाद क्रॉसिंग का मामला रहा हो, भागुवाले में गर्ल्स इंटर कॉलेज का मामला रहा हो, शानपुर में डिग्री कॉलेज का मामला रहा हो, तो नजीबाबाद का कई बार उन्होंने जो है ना संसद के अंदर नाम लिया है। और जो संसद में एक बार नाम लिया जाता है वो रिकॉर्ड हो जाता है हमेशा के लिए, ठीक है। ये तो हमारे लिए गर्व की बात है कि पूरा देश नजीबाबाद को जान चुका है, नजीबाबाद क्षेत्र को जान चुका है। और इसी तरह चाहे वो नगीने में रेलवे का मामला हो, रेलवे ट्रेन का स्टॉपेज का मामला रहा हो, सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं का मामला रहा हो, या स्कूलों में सुविधाओं का मामला रहा हो, उनकी भी लगातार जो है निरीक्षण माननीय सांसद जी करते रहे हैं, और जो है लगातार उनके लिए आवाज उठाते रहे हैं संसद भवन के अंदर। इसी तरह चाहे धामपुर हो, नेटौर हो, नूरपुर हो, सभी जगह के मुद्दे हम जो है सुनते रहते हैं कि जो माननीय सांसद जी उठाते रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए, हमारे क्षेत्र के लिए, नगीना लोकसभा के लोगों के लिए बहुत ही फक्र की बात है, बहुत ही गर्व की बात है कि हमें ऐसा सांसद मिला है। इन्हीं चीजों से प्रभावित होकर के, और खाली वो नगीना के मुद्दे नहीं उठाते, बिल्कुल, ठीक है, और वो पूरे देश के मुद्दे उठाते हैं, ठीक है। चाहे वो
मथुरा का मामला रहा हो, हमारी दलित बहनों पे जो है काली पोती गई थी, जो समाजवादी मैं कहता हूँ पीडीए की बात करती है कि मैं पीडीए केवल वोट लेने के लिए जो है ना हम दलितों को साथ लेना चाहती है, मुस्लिमों को साथ लेना चाहती है। समाजवादी के अध्यक्ष कहाँ मथुरा पहुंचे हैं, ठीक है। चाहे वो फरीद का मामला रहा हो, अलीगढ़ में मॉब लिंचिंग कर करके फरीद को मार दिया गया था, वहाँ माननीय चंद्रशेखर आजाद वहाँ पहुंचते हैं और उसकी आवाज उठाने का काम करते हैं। तो इसी तरह से कोई भी छोटे से छोटा बड़े से बड़ा मुद्दा रहा हो, जहां तक मुस्लिम समाज के मुद्दों की मैं बात करूं तो चाहे वो यूसीसी का मामला रहा हो, उसके लिए जो है ना मुस्लिम समाज के साथ जो है चंद्रशेखर आजाद खड़े रहे, यूसीसी के खिलाफ बोलते रहे। इसी तरह वक्फ बोर्ड का मामला रहा हो, जहाँ मुसलमानों की जो जमीनें हैं और जो मस्जिदें और जो मदरसे हैं उस पर सरकार की निगाह है कि उस पर कब्जा करने का, ठीक है। तो उसके खिलाफ भी जो है ना माननीय चंद्रशेखर आजाद जी बोलते रहे हैं। उससे पहले जब सांसद भी नहीं थे, पार्टी का गठन भी नहीं हुआ था, चाहे वो एनआरसी का मामला रहा हो, एनआरसी में कितना उन्होंने जो है ना मुखर होकर के, चाहे वो जामिया यूनिवर्सिटी की हमारी बहनों के साथ जब दिक्कत आई है तो रात के 2 बजे भी चंद्रशेखर आजाद ने वहां पहुंचने का काम किया है, जेएनयू में पहुंचने का काम किया है, एनआरसी में आप शाहीन बाग में जाकर के जो है समर्थन देने का काम किया है एनआरसी के खिलाफ। तो इसलिए हर मुद्दे पर जो है सांसद जी जो है ना बोलते रहते हैं, उठाते रहते हैं। हाथरस में दलित बहन की हमारी जो है जला करके मार दिया, रेप के बाद मार दिया गया था, हत्या कर दी गई थी। वहाँ जब सरकार खामोश थी, समाजवादी पार्टी खामोश रही, वहाँ भी जाकर के जो है ना उनको इंसाफ दिलाने का काम माननीय सांसद जी ने किया है। हरिद्वार में वसीम को मार दिया गया था, वहाँ धरना लगा करके वहाँ एफआईआर करवाने का काम सांसद जी ने किया है। तो जिस तरह से वो जुनून से काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ, देखिए जिस तरह से भाजपा ने एकदम ग्रोथ किया है, ठीक है। समाजवादी पार्टी 92 में गठन हुआ है, उन्होंने जो है ना 4 बार प्रदेश में सरकार बनाई है। मैं समझता हूँ आने वाला जो 27 का चुनाव है, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करता हूँ, तो जो सत्ता की चाबी है वो आजाद समाज पार्टी के पास रहेगी और आजाद समाज पार्टी के बिना उत्तर प्रदेश में किसी की भी सरकार नहीं बन पाएगी। दैट्स द पॉइंट, क्योंकि 2027 का चुनाव बेहद करीब है और क्योंकि सभी की निगाहें हैं अब जाहिर तौर पर बिहार के बाद जो है सभी की निगाहें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बाकी के जो 5 राज्य के चुनाव होने हैं उनके ऊपर हो जाएगी। लेकिन इस सबके बीच अभी खुर्शीद साहब ने जो जिक्र किया है पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, जिसका जो बात लगातार अखिलेश यादव करते रहे हैं, समाजवादी पार्टी के काफ़ी अच्छी तादाद में सांसद इस बार चुनकर आए थे और इसकी वजह से हमने देखा है कि उन्होंने जो है काफ़ी मुखरता के साथ अपनी आवाज़ उठाई थी। लेकिन इन सबके बीच जो चंद्रशेखर आज़ाद साहब हैं उन्होंने भी पार्लियामेंट के अंदर बहुत सारी आवाज़ उठाई, जो आपने जिक्र किया है भाई, वक्फ का मुद्दा हो या फिर ये यूसीसी का मामला हो, या तमाम ऐसे ऐसे मुद्दे हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि जो पिछड़ा है, जो दलित है, जो अल्पसंख्यक है, उसके मुद्दों को उठाना जाहिर तौर पर हर किसी का कर्तव्य होता है, लेकिन बावजूद इसके लोगों को गुमराह किया गया है, जनता को गुमराह किया गया है। अब हम नजीबाबाद की बात करें या सहारनपुर की बात करें, अब जो क्योंकि पिछला जो आपका कार्यकाल रहा वो समाजवादी पार्टी से था, समाजवादी पार्टी के साथ आप जुड़े हुए थे, लेकिन अब जो फिलहाल मौजूदा वक्त है आपका आज़ाद समाज पार्टी के साथ आप कनेक्टेड है। तो मैं ये समझना चाह रहा था कि इन दोनों के बीच में जो एक बीच में गैप रहा है पिछले बीच का, तो उसमें और इसमें कितना परिवर्तन आया है, क्योंकि आप जब पहले पार्टी के साथ थे और अब पार्टी के साथ आए हैं, तो एज ए पर्सन या फिर एज ए चेयरमैन सहारनपुर आपने कितना बदलाव देखा है? देखिए 2024 में अभी लोकसभा का चुनाव हुआ और 2024 में ही मैं आज़ाद समाज पार्टी से जुड़ा। तो जहाँ तक चंद्रशेखर आजाद जो नगीना लोकसभा के सांसद है, वो आकर के मुझसे मिले, उन्होंने अपना जो है प्रपोजल हमारे सामने रखा कि भाई पार्टी जो है इन मुद्दों को उठा रही है और इन मुद्दों पे काम कर रही है, ठीक है। तो सोच विचार करके हमने उनके साथ उनको समर्थन दे दिया, ठीक है। उससे आज मुझे बहुत फख्र है और मुझे बहुत खुशी है कि मैं ऐसे आदमी के साथ जुड़ा हूँ कि जो नगीना लोकसभा के साथ साथ पूरे देश के मुद्दे जो है उठा रहे हैं और कमजोरों की आवाज बन करके खड़े हैं, और जहां भी किसी पे कोई अत्याचार जुल्म होता है वो हमारे सांसद जी पहुंच जाते हैं। और ये दुनिया देख रही है, ये पूरा देश देख रहा है, वो पूरा देश देख रहा है कि जिस पार्टी का एक ही सांसद हो, तो कोई मुद्दा देश में ऐसा नहीं है जिस पे वो बात नहीं करते, ठीक है। तो इससे बड़ी फख्र की बात हमारे लिए क्या होगी। और जहां तक देखिए समाजवादी पार्टी की बात अगर मैं करूं, तो देखिए मुस्लिमों के लिए जहाँ तक मैं समझता हूँ 90-95% मुस्लिम जो है समाजवादी
पार्टी वोट करता है। ठीक है, नेताजी ने 18% आरक्षण का वादा किया था, माननीय मुलायम सिंह जी ने, कहाँ है 18% आरक्षण कहाँ मिल रहा है। और जब जब भी मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, और सभी को पता भी है, जनता देख रही है, कि जब जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है, ठीक है, थाने का दरोगा कौन होगा, थाने का इंस्पेक्टर कौन होगा, थाने का एसडीएम, तहसील का एसडीएम कौन होगा, सीओ कौन होगा, और डीएम कार्यालय में जो कलेक्टर कौन होगा। मतलब मैं समझता हूँ 80% लोग जो है उन्हीं के समाज के, उन्हीं की बिरादरी के, यादव समाज के जो है रखे जाते हैं। ठीक है, तो मुस्लिमों को कहाँ हिस्सेदारी मिलती है। ठीक है, तो मैं तो समझता हूँ मुस्लिमों को केवल जो है दरी पल्ले बिछाने के अलावा कुछ नहीं है। और जहाँ तक मैं यहाँ अपने नजीबात की, चूंकि हमारी विधानसभा है, मैं यहाँ के विधायक जी की बात करूँ तो विधायक जी बता दें, तीसरा टर्न उनका है, वो एक काम मुझे बता दे, कोई एक काम, कोई बड़ा काम करवाया हो, नाली सड़क लाइट लगवा दी, ये काम तो भाई निधि आएगी तो करना पड़ेगा। ठीक है, कोई बड़ा काम, कोई कॉलेज आप लाए हैं, कोई बड़ा कॉलेज लाए हैं जो नजवात के आवाम को फायदा मिले। इसी से जुड़ा एक क्वेश्चन मेरे जहन में आया है अभिजीत भाई, क्योंकि मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, क्योंकि हमने देखा है कि मेडिकल कॉलेज की बात की गई थी और उसमें कहा गया था कि भाई नजवात के लिए जो है जगह चिन्हित कर ली जाए। क्या ये आपसी जो राजनीति है उसका शिकार हुआ है, उसकी भेंट चढ़ा है मेडिकल कॉलेज के नजवात के अंदर नहीं बन पाया? देखिए, आप सबको याद होगा और ये रिकॉर्ड में भी है कि जब माननीय विधायक जी इधर बीएसपी छोड़ करके समाजवादी पार्टी में आए थे, तो उन्होंने एक पत्र लिखा था, वो पत्र भी मेरे पास है। ठीक है, वो उस पत्र में ये लिखा था उन्होंने कि भाई मैं जो समाजवादी पार्टी में आया हूँ, मैं जो सरकार आज समाजवादी पार्टी की चल रही है, मैं यहाँ कोई चुनाव लड़ने नहीं आया हूँ। हाँ, ठीक है, मैं कोई चुनाव लड़ने नहीं आया हूँ, ना मैं कुछ लालच से आया हूँ। ये जो मेडिकल कॉलेज नजीबाबाद में जो प्रस्तावित है, मैं उसको बनवाने के लिए यहाँ आया हूँ। और मेरी अखिलेश यादव जी से बात हो गई कि नजीबाबाद में मेडिकल कॉलेज बनेगा तब मैं पार्टी ज्वाइन करूंगा। अच्छा, ये उन्होंने क्लियरली अपना जो है एक मैसेज दिया था और एक लेटर भी वायरल हुआ था। अच्छा, वो आपके पास भी होगा, मीडिया में भी पड़ा होगा। लेकिन उसके बाद भी कहाँ है मेडिकल कॉलेज? से निकल मेडिकल कॉलेज नजीबाबाद के हिस्से में आया था, नजीबाबाद के नाम से प्रस्तावित था, वो जो है आज जो है ना दूसरी विधानसभा में जाके बन गया। इसका क्या मतलब है? तो आपने एक आया जो मेडिकल कॉलेज था, जो प्रस्तावित था, नजीबाबाद के नाम से बनना था, वही आप नहीं रोक पाए। ठीक है, उसके बाद आप सरकारी अस्पताल देख लो, आपने कितनी आवाजें उठाई, कितने मुद्दे उठाए। सरकारी अस्पताल में क्या सुविधा है? वो डायलिसिस नहीं हो पा रही है यहाँ पे, डायलिसिस के लिए आप इधर उधर भागना पड़ता है। आप कोटद्वार चले जाइए, उत्तराखंड में कोटद्वार है, कोटद्वार में कितनी फैसिलिटी जो सरकारी अस्पतालों में यहाँ क्यों नहीं हो पा रही है? ठीक है, क्या आपने कोई मुद्दा आपने जो है ना संसद आपने जो विधानसभा के अंदर कोई उठाया है? और कितने मुद्दे आपने विधानसभा के अंदर उठाते हैं आज तक सब देखते हैं। तो केवल नाम के लिए और केवल भाजपा से डरा करके लोगों को वोट लेना और उसके बाद 5 साल गायब हो जाना, इसका क्या मतलब है? ये जो आपने बात कही है अभी कि 3 टर्म हो गए हैं समाजवादी पार्टी से विधायक जी को लड़ते हुए, और जो आपने जो कहा है कि एक आरोप लगा रहे हैं कि भाई काम नहीं हो पाया है, तो क्या ये मान के चलो मैं कि 2027 के अंदर आज़ाद समाज पार्टी से खुर्शीद साहब खड़े होने जा रहे हैं? देखिए, आज़ाद समाज पार्टी से मेरी दावेदारी है नजीबाबाद से, मैं टिकट मांग रहा हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुझे अगर टिकट करते हैं तो मैं आपको विश्वास दिला देना चाहता हूँ कि नजीबाबाद में ऐसा ऐतिहासिक काम करके दिखाऊंगा कि अभी लोगों को ये नहीं पता विधायक होता क्या है नजीबाबाद के लोगों को। मैं सच बता रहा हूँ आपको, वो जन सुनवाई हमारे विधायक जी के यहाँ नहीं होती है। अच्छा, आप जाके देख लीजिए, कोई जन सुनवाई नहीं होती है, कभी फोन नहीं उठता है, केवल शादियों के अलावा कोई नजर नहीं आते। और मैं आपसे दावे के साथ कह रहा हूँ कि जिस दिन नजीबाबाद के लोगों ने ये डिसाइड कर लिया, अगर मुझे पार्टी ने टिकट दिया, नजीबाबाद के लोगों ने चुन के मुझे विधानसभा भेजने का काम किया, तो आप देखना नजीबाबाद में कितना बदलाव होगा, कितने काम होंगे। शिक्षा क्षेत्र में भी काम होंगे और स्वास्थ्य में भी काम होंगे और जमीनी स्तर पे भी सुनवाई होगी। उसका तो हमने एक तरीके से एग्जाम्पल देख लिया है, क्योंकि आपका जो पिछला टर्म था सहारनपुर से चेयरमैन रहे, उसके बाद में बीच में आपका एक टर्न्योर नहीं रहा, अब फिर आप जो है चेयरमैन हैं। तो ये बताने के लिए काफ़ी है कि जनता ने जब देखा कि भाई कंपैरिजन कर लिया 2 लोगों का, तीसरी बार में जो है आपको फिर से गद्दे पर बैठा दिया। तो ये तो एक तरीके से जनता की मोहर लग गई है सहारनपुर में। लेकिन एक चेयरमैनी का चुनाव और एक विधायक का चुनाव, दोनों में डिफरेंस होता है, आपका जो दायरा है वो बड़ा हो जाता है। ऐसे में एक ऐसे सांसद को या फिर एक ऐसे विधायक को टक्कर देना जो खासतौर पर किसी बड़ी पार्टी से हो,
अगर हम विधायक की बात करें तो विधायक जी जो है पहले यहाँ पर चेयरमैन रहे हैं, उसके बाद में भी जो है विधायक भी हैं। उनके सामने क्या आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से कितनी मजबूत दावेदारी आप रखते हैं, वो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि जब भी कोई इस तरह का कैंडिडेट खड़ा होता है किसी सिटिंग एमएलए के सामने, तो सीधे तौर पर ये कहा जाता है कि भाई वो वोट कटवाया। और बहुत सारी जो पार्टीज़ हैं वो ये सिर्फ दावा करती हैं कि जी देखिए इससे कुछ नहीं होगा और सिर्फ वोट कटेगा, एक मुत्तहिद नहीं हो पाएगा। और ख़ासतौर पर जो मुस्लिम्स को एक साथ जो है बरगलाने की या फिर पिछड़ा दलितों को बरगलाने की कोशिश कर दी जाती है। आपका क्या विज़न होगा ताकि जनता तक ये विज़न पहुँचे और हमारे चैनल के माध्यम से ये विज़न पहुँचे कि भाई अगर मुझे चंद्रशेखर आज़ाद साहब टिकट देते हैं तो मैं नजीबाद विधानसभा के अंदर ये काम करा कर रहूँगा। देखिए, अब जहाँ तक आपने बात की है कि विधायक को टक्कर देने की, कि भाई विधायक कौन टक्कर देगा, बड़ी पार्टी है, तो आपने भी लोकसभा का चुनाव देखा है। हाँ, ठीक है, लोकसभा में विधायक जी ने समाजवादी पार्टी को चुनाव लड़ाया, ठीक है, और पूरी मेहनत से चुनाव लड़ाया है। रिजल्ट क्या रहा? रिजल्ट ये रहा कि 39,000 वोट समाजवादी पार्टी को मिले और 1,02,000 वोट नजीबाद विधानसभा की मैं बात करूं तो आजाद समाज पार्टी को वोट मिले। तो जनता ने तो यहाँ अपना फैसला सुना दिया, ठीक है। और रही बात उस काम की, तो काम के नाम पे तो मैं जीरो मानता हूँ विधायक जी को। अच्छा, काम के नाम पे तो जीरो, कुछ भी नहीं करा, ठीक है। कोई एक काम ऐसा नहीं बता सकते। अगर मैं काम का विकास का जो कंपेयर करूं, अगर सहारनपुर से ही, ठीक है, तो मेरा जो पहला टर्न था तो मैंने उत्तर प्रदेश में नंबर 1 नगर पंचायत सहारनपुर आई थी। अच्छा, यूपी में नंबर 1, तो मुख्यमंत्री ने अवार्ड दिया था। अच्छा, ठीक है, तो काम के नाम पे तो अल्लाह का रिकॉर्ड है हमारा, सर्टिफाइड है, ठीक है, रिकॉर्ड है। और अभी देखिए विधायक जी एक चीज और बोलते हैं कि मेरी सरकार नहीं है, मैं क्या करूं, अधिकारी नहीं सुनते, मैं क्या करूं। अच्छा, ठीक है, अब मैं जहां तक सरकार की बात करूं तो आज भी जो मेरा टर्न चल रहा है, अभी 2 साल मुझे वहां हुए हैं काम करते हुए, ठीक है। अभी भी हम वहाँ पे ऐतिहासिक काम करवा रहे हैं, ठीक है। अभी हमने वहाँ बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी बनवाई। अच्छा, आप जाके देखिए, बहुत अच्छी लाइब्रेरी बनवाई है और उसको अब डिजिटल कराने जा रहे हैं उसका। हाँ, उसको 65 लाख रुपए हमने अलग से मंजूर करा लिया उसको डिजिटल करवाने के लिए। तो वो काम भी मैं समझता हूँ 15-20 दिन के अंदर अंदर शुरू हो जाएगा, ठीक है। फिर आप लाइटिंग व्यवस्था हमारे यहाँ एंट्री करेंगे तो वेलकम टू सहारनपुर, आपको जगमगाता हुआ सहारनपुर नजर आएगा। स्ट्रीट लाइटें आपको जगमगाती भी नजर आएगी दोनों साइड, ठीक है। अंदर घुसोगे आप सहारनपुर में, अंदर एंट्री करोगे आपको 100 फीट का तिरंगा फ्लैग नजर आएगा। चौक बाजार में आप जाओगे तो आपको 50 फीट का जो है ना तिरंगा फ्लैग, जो हमारे देश की शान है, हाँ। तो जो हमारे सहारनपुर की शोभा बढ़ा रहा है, हाँ। तो आपको वो नजर आएगा। उसके बाद हम गार्डन बनवा रहे हैं, हमारा गार्डन का काम चल रहा है। हमने एक स्विमिंग पूल तैयार करवा लिया है, लगभग काम कंप्लीट है, वो काम हमारा हो रहा है। ओपन जिम का हमने टेंडर कर दिया है, ओपन जिम हम बनाने जा रहे हैं। सफाई व्यवस्था के लिए हमने 10 ई रिक्शा खरीद ली है। अच्छा। और 3 छोटे हाथी खरीद लिए है। अच्छा। शिवर मशीन हमने खरीद ली है। बहुत बढ़िया। मतलब रिकॉर्ड अभी भी, मतलब मैं जिस दिन से मैं चेयरमैन बना हूँ उस दिन से अभी तक, आज तक कोई ऐसा दिन नहीं गया जब तक जो हमारे यहाँ काम बंद हुआ। रेगुलर अभी भी आप जाके देखोगे सहारनपुर, अभी भी 2-4 जगह आपको काम चलता हुआ नजर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा, चूंकि भाई सरकार सबकी होती है, सरकार जनता की होती है, तो अपने ऊपर भी डिपेंड है कि भाई आप लखनऊ कितना जा रहे हो, आप शासन में आपको कितना जानते हैं लोग, आपको जानकारी कितनी है कि कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से फाइल चलेगी, कहाँ से क्या होगा। तो वो सारी चीजें और रही अधिकारियों की बात सुनने के बाद, देखिए कोई भी काम, कोई भी सरकार हो, जो मेरिट पे जो काम होगा वो अधिकारी को करना पड़ेगा। बिल्कुल, मेरिट वाला काम, भाई गलत काम तो आप सरकार में भी नहीं करा सकते, मेरिट वाला काम तो अधिकारी करते ही है, सुनने के लिए बैठे हैं, ठीक है। उसके लिए हमने कार्यालय यहाँ खोल दिया है, सुबह 10 बजे से और रात के 10 बजे तक हमारे कार्यालय पे यहाँ जो बंदे हैं अवेलेबल रहेंगे, आपकी समस्या को नोट करेंगे और आपकी समस्या को समाधान कराने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि यहाँ की जो जनता है, नजीबाद विधानसभा की जो जनता है, उन्होंने मन बना लिया है कि मैं समझता हूँ विधायक जी को इस बार अगर लड़ते हैं तो 15 से 20 हज़ार वोट पर सिमट के रह जाए। अच्छा, ये बहुत बड़ी जो बात है वो मंसूरी साहब कह रहे हैं। एक आखिरी सवाल है कि योगी प्रशासन इस वक्त बहुत सख्त है और योगी प्रशासन अपनी सख्ती के लिए जाना जाता है, चाहे आप किसी भी वे में ले लें। और दूसरी बात जो है, प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं योगी आदित्यनाथ। आपका उनके बारे में क्या ओपिनियन है, खासतौर पर आज़ाद समाज पार्टी का, कि एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि हमने बहन कुमारी मायावती जी का भी जो है एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन देखा है, लोग उनके एडमिनिस्ट्रेशन की तारीफ करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की तारीफ करते हैं। समाजवादी पार्टी के बारे में भी लोग अपनी अपनी बातें रखते हैं, लेकिन अभी फिलहाल योगी सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो क्या कहेंगे?
एडमिनिस्ट्रेशन मैं इसलिए सही नहीं मानता हूँ, या हमारी पार्टी इसलिए सही नहीं मानती है, जगह जगह पे क्योंकि जो है मॉब लिंचिंग हो रही है, इसको रुकवाइए आप। ठीक है, कहीं किसी को किसी की धर्म के नाम पे जो है पीट दिया जाता है। ठीक है, कोई अगर कोई मान लो कोई दुकान पर सामान खरीदने जा रहा है, उसको जो है ना नाम पूछते हैं, उसको पिटाई शुरू कर दी जाती है। ठीक है, और देखिए कई कई मामले ऐसे हुए हैं जो हमारी दलित बहनों की जो है ना बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई है। कहाँ आपका लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है आपका? ठीक है, तो इसी तरह कई मामले जो प्रदेश के अंदर आए दिन रोज अखबार की सुर्खियां बने रहते हैं। ठीक है, तो उन पर कंट्रोल नहीं है। अभी देखिए इतने अतीक अंसारी को खुलेआम जो है ना सड़क पे गोली मार दी गई थी। ठीक है, आपका लॉ एंड ऑर्डर आपका कहाँ चला गया था? तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी जो है वो केवल और केवल वो धर्म की राजनीति करना चाहते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्शीद मंसूरी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए, बहुत शुक्रिया आपके चैनल का। अब क्योंकि कोशिश ये है कि आने वाले वक्त के अंदर आज़ाद समाज पार्टी अपना वजूद आगे बढ़ा रही है, अपनी जो ताकत है उसका एहसास करा रही है। और आज़ाद समाज पार्टी का जो एक सिंबल है, जो चुनाव चिन्ह है, वो है केतली। और केतली के अंदर भी चाय गर्म हो रही है, धीरे धीरे पक रही है। जब ये चाय पक जाएगी इस केतली के अंदर, देखिएगा आप, इस केतली के अंदर जब चाय पक जाएगी तो वो चाय जब पिलाई जाएगी तो शायद ऐसा ना हो जाए कहीं जिस तरीके से जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने वाली थी तो उससे पहले चाय सब जगह पर चली थी, मोदी जी की चाय सब जगह बिकी थी कि नमो टी नमो टी। तो क्या ASP टी शुरू होने जा रही है? ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारा प्रोग्राम देखने के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए बिजनौर एक्सप्रेस। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।